Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 12th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Fashion Design and Merchandising. And this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर अभी आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कि फैशन डिज़ाइन क्या होता है, मर्चेडाइजिंग क्या होती है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे जिसमें हमने फैशन के बारे में पढ़ा था, स्टाइल के बारे में पढ़ा था, फैड्स के बारे में पढ़ा था, क्लासिक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम फैशन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे जिसमें आज हमें पढ़ना है फ्रांस द सेंटर ऑफ फैशन। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगिन इन अर्ली 18th सेंचुरी। देखो, जो फ्रांस का डोमिनेंस था इंटरनेशनल फैशन पे वो अर्ली 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। देखो, उस समय क्या होता था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था तो हमारे पास दो ही तरह के लोग रहते थे, या तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग या तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग। ठीक है, सिर्फ हमारे पास दो टाइप के लोग होते थे, दो मेन क्लासेस होती थी। एक तो होती थी अपर क्लास, एक तो होती थी लोअर क्लास। मिडिल क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस समय में। ठीक है, तो उस समय जो हमारे अमीर लोग रहते थे वही सिर्फ फैशनेबल क्लॉथ्स को अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि गरीब लोग इतने फैशनेबल क्लॉथ्स नहीं पहन पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और उस समय इतने तरह तरह के फाइबर्स नहीं थे हमारे पास, मैन मेड फाइबर्स नहीं थे। उस समय सिल्क ही ज़्यादा मिलता था। ठीक है, कुछ ही फाइबर्स थे, मैन मेड फाइबर्स नहीं थे, तो सिल्क उस समय ज़्यादा प्रचलन में था। और आपको पता है सिल्क महंगा होता है, तो पुअर पीपल सिल्क को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फैशन सिर्फ और सिर्फ वेल्दी लोगों के लिए था, मतलब रिच लोगों के लिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाय द टर्न ऑफ 18th सेंचुरी किंग लुइस 14 कोर्ट मेंबर्स became the trendsetters of taste, making Paris the fashion capital of Europe। तो जब 18th सेंचुरी चल रही थी, उसका 18th सेंचुरी का लास्ट टाइम जब चल रहा था, उस समय जो किंग लुइस 14 थे उनके दरबार में जो भी मेंबर्स थे वो लोग अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेंड को सेट करते थे। उनका जैसा इंटरेस्ट होता था उसी हिसाब से फैशन बनता था। ठीक है, और इसी वजह से जो पेरिस था, आपको पता है लुइस 14 जो थे वो फ्रांस के राजा थे और पेरिस इन लोग की क्या थी, राजधानी थी। तो पेरिस जो था इसी वजह से क्या हो गया, यूरोप का फैशन कैपिटल बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लुइस 14 और उनके जो दरबार के मेंबर्स थे वो फैशन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। Many of the French cities were supplying the court with silk fabrics, ribbons and laces। तो बहुत सारी जो फ्रेंच सिटीज़ थी वो क्या करती थी, किंग लुइस के दरबार में सिल्क फैब्रिक को भेजती थी, रिबन्स को भेजती थी, लेसेस को भेजती थी। एट दिस टाइम इंट्रिकेट सीमिंग ऑफ फैशन रिक्वायर्ड पेनस्टेकिंग हैंड स्विमिंग। और इस टाइम देखो, स्विमिंग मशीन तो हमारे पास थी नहीं, सिलाई मशीन तो हमारे पास थी नहीं, तो हाथ से सिले जाते थे कपड़े। और ये बहुत ज़्यादा पेन स्टैकिंग होता था, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो तकलीफ़ होती थी, बहुत ही मेहनत लगती थी कपड़े सिलने में। और जो कपड़े सिले जाते थे वो एकदम कस्टमर की एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से सिले जाते थे। मतलब जिसके लिए वो कपड़ा सिला गया वही पर्सन वो कपड़ा पहन सकता है, कोई और उस कपड़े को नहीं पहन सकता। ठीक है, तो ऐसा होता था। अब देखो क्या रीज़न था, क्यों फ्रांस को फैशन कैपिटल बना दिया गया था, क्यों फ्रांस फैशन कैपिटल थी उस समय। दो रीज़न थे। पहला तो ये कि जो किंग लुई 14 थे उनके राज दरबार के लोग फैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, वो फैशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री थी, सिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता था। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से फ्रांस जो था फैशन कैपिटल बन गया था यूरोप का। Couture was the term used for the art of dressmaking। ड्रेसमेकिंग की आर्ट को couture कहा जाता था। A male designer was a couturier and his female counterpart was a couturière। ठीक है, तो जो मेल डिज़ाइनर था उसको कुटूरियर कहा जाता था और जो फीमेल डिज़ाइनर थी
उसको कुटूरियरे कहा जाता था। ठीक है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का टर्म है, इसको आप देख लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, फिर है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क द बिगनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्शन। उसके बाद जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय हमारा जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, जो अपैरल प्रोडक्शन था, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। फिर हमारा स्पिनिंग जेनी आया और पावर लूम्स का आविष्कार हुआ। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, पावर लूम्स का आविष्कार हुआ। दिस गेव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसी के साथ साथ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ। Rapid increasing trade and industry in return created a middle class with money to spend on the luxuries of life, including better clothing. अब जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो एक तीसरी क्लास उभर के सामने आई जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। तो इनके पास क्या था, इनके पास पर्याप्त पैसा था कि ये लग्जरीज पे पैसा खर्च कर सकते थे, अच्छी लाइफ जी सकते थे, अच्छे कपड़े पहन सकते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिल्क के कपड़े नहीं पहन सकते थे, लेकिन फिर भी अच्छे कपड़े, बेटर कपड़े पहन सकते थे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हमारे रिच पीपल से क्या थे, बेटर थे। वेल्दी पीपल की तरह नहीं थे, लेकिन रिच पीपल से बेटर थे। फिर है द इन्वेंशन ऑफ सीविंग मशीन टर्न द हैंडीक्राफ्ट इनटू एन इंडस्ट्री। अब जब सीविंग मशीन का आविष्कार हुआ, मतलब सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, तो हैंडक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा बूम मिला, बहुत ज़्यादा हैंडक्राफ्ट क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। ठीक है, दिस डेमोक्रेटाइज्ड फैशन एंड मेड इट accessible फॉर एवरीवन। इससे क्या हुआ, फैशन के अंदर एक डेमोक्रेसी आ गई, मतलब फैशन सबके लिए अवेलेबल हो गया। पहले क्या था, फैशन सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन अब फैशन धीरे धीरे सब लोग अफोर्ड कर सकते थे। क्यों, क्योंकि सेविंग मशीन आ गई थी। अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी कपड़ा सिलने के लिए, बहुत सारे डिफरेंट फाइबर्स का भी आविष्कार हो गया था। तो सिर्फ सिल्क ही नहीं था, सिल्क महंगा था तो सिर्फ सिल्क ही नहीं था, बहुत सारे सस्ते फाइबर्स भी आ गए थे जिनसे हम सस्ते कपड़े बना सकते थे। ठीक है, इन 1859 इजैक सिंगर डेवलप्ड द फुट ट्रेडल फॉर द सीविंग मशीन विच लेफ्ट द हैंड्स फ्री टू गाइड द फैब्रिक। उसके बाद जो हमारे आइजैक सिंगर थे, इन्होंने पाँव से चलाने वाली मशीन का आविष्कार किया। उससे क्या हुआ, हमारे जो सिलने वाले लोग रहते थे, जो टेलर्स हमारे रहते थे, उनका हाथ फ्री हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि पुराने समय में सीविंग मशीन से जो कपड़े बनाए जाते थे, उनसे सिविल वॉर वाले जो सोल्जर्स थे उनके लिए यूनिफॉर्म्स बनती थी। ठीक है, पहले सिर्फ यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए सीविंग मशीन का यूज़ होता था। उसके बाद है इन 1849 फैब्रिक इंटेंडेड for tents and wagon covers was used to make long wearing pants with pockets for tools by a young boy Levi Strauss। देखो 1849 में एक ऐसा कपड़ा लाया गया, मतलब एक ऐसा कपड़ा था जिससे टेंट बनाया जाता था, जिससे वैगन के कवर्स बनाए जाते थे, उससे क्या बनाया गया, पैंट बनाया गया। किसने बनाया, एक लड़का था जिसका नाम था लेवी स्ट्रॉस, उसने बनाया था। और उस पैंट में क्या होते थे, पॉकेट होते थे। वो पैंट काफ़ी ज़्यादा मोटे कपड़े का होता था। लेटर दीज बिकेम पॉपुलर एंड वर कॉल्ड डेनिम्स। बाद में ये पैंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और इनको डेनिम्स के नाम से जाना गया। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली मेड फॉर लेबरर्स। तो उस समय जो लेबरर्स, मतलब जो हमारे लेबर्स थे, उनके लिए जो कपड़े बनाए जाते थे वो बनना स्टार्ट हुए थे। पहले क्या था, जो डेनिम था वो किसके लिए बनाया जाता था, लेबर्स के लिए बनाया जाता था। लेबर्स पहनते थे उसको, क्यों, क्योंकि डेनिम के जो कपड़े थे वो मोटे होते थे, जिसकी वजह से आपको पता है लेबर कैसा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो उनके लिए क्या होता था, मोटे कपड़े वाले पैंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उसको धुलना रहता था। ठीक है, तो वो फट जा सकता था जल्दी, तो वो सिल्क तो पहन नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनके लिए मोटे कपड़े के पैंट्स बनाए जाते थे। तो डेनिम्स पहले कौन यूज़ करता था, लेबर यूज़ करते थे, लेकिन बाद में डेनिम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, फैशन में आया और अब हर कोई डेनिम्स को यूज़ करता है। ठीक है,
This is the only apparel that has remained same for the last nearly 150 years. तो ये जो डेनिम है यही एक ऐसा कपड़ा है जो कभी नहीं बदला, जिसका फैशन कभी नहीं गया। पिछले 150 सालों से ये वैसे का वैसा ही है, अभी भी ये फैशन में है। Women started wearing separate skirts and blouse in 1880s. तो 1880s से जो औरतें थीं उन्होंने सेपरेट स्कर्ट ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या थे, लोग गाउन पहनते थे, मतलब स्कर्ट ब्लाउज अलग अलग नहीं था, वो लोग पूरा वन पीस पहनते थे। लेकिन अब स्कर्ट और ब्लाउज अलग हो गया था, टू पीस जो हमारे कपड़े थे वो अब फैशन में आ गए थे। इससे क्या हुआ, जो हमारा रेडी टू वियर क्लॉथ था, औरतों के लिए रेडीमेड क्लॉथ था, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे स्कर्ट्स थे उनकी लेंथ को घटाया बढ़ाया जा सकता था, वेस्ट लाइन को भी घटाया बढ़ाया जा सकता था। तो जो टॉप स्कर्ट्स, मतलब जो ब्लाउज और स्कर्ट्स फैशन में आई, तो उसी के साथ साथ औरतों के लिए रेडीमेड कपड़े भी बनने लगे। क्यों बनने लगे? क्योंकि रेडीमेड कपड़ों को उनकी लंबाई चौड़ाई को कम करना, ज़्यादा करना इजी रहता था, आराम से उनकी लेंथ को नीचे से कम किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था, वेस्ट लाइन को भी कम किया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह से औरतों के लिए भी धीरे धीरे वैरायटी आने लगी थी। बाय 19th सेंचुरी अफोर्डेबल फैशन वर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक थ्रू फेयर्स एंड बाजार्स। तो 19th सेंचुरी आते आते फैशन अफोर्डेबल हो गया, मतलब ऐसा फैशन आ गया जो नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर सकते थे, और धीरे धीरे नॉर्मल बाज़ारों में, मेलों में कपड़े बिकने शुरू हो गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारा ट्रेड बढ़ा, ट्रैवलिंग बढ़ी, लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे, एक दूसरे के कपड़ों को, एक दूसरे के जो फैशन स्टाइल है उसको फॉलो करने लगे। तो इस तरह क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैरायटी आती गई। ठीक है, उसके बाद है फैशन इवोल्यूशन। ये क्या होता है? अभी हम फैशन साइकिल के बारे में समझेंगे। The way in which fashion changes is usually described as a fashion cycle or a period of time of lifespan during which the fashion exists, moving through 5 stages from introduction through obsolescence. अब देखो क्या होता है कि जो फैशन साइकिल होता है उसकी बात की जा रही है कि 5 स्टेज होते हैं जिसमें हमारा जो फैशन का लाइफ स्पान होता है वो चलता रहता है, कि कैसे फैशन सामने आया, फिर कैसे धीरे 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 फैशन आगे बढ़ता गया, पिक पे पहुंचा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फैशन ख़त्म हो गया। यही तो होता है ना, कोई भी एक फैशन आता है तो वो हमेशा के लिए टिका तो नहीं रहता, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा फैशन आता है, फिर वो भी ख़त्म होता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे 5 स्टेज की बात की गई है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। सबसे पहले डिज़ाइनर अपनी पूरा क्रिएटिविटी लगा देता है, अपने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ को लगा देता है और एक नया अपैरल, नया डिज़ाइन सामने लाता है। और वो डिज़ाइन ऐसा होता है जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाया होता है, थोड़ा सा उसका कलर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, फैब्रिक को अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे ही डिज़ाइनर क्या करता है, एक डिज़ाइन को, एक स्टाइल को पहले इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर सेकंड है इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। फिर जो ये डिज़ाइन है ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, पॉपुलर होने लगता है, लोग इसको खरीदने लगते हैं, पहनने लगते हैं, और बहुत सारे लोग फिर इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को, पर्टिकुलर कपड़े को फॉलो करने लगते हैं, ये कपड़ा जो है पॉपुलर होने लगता है। ठीक है, उसके बाद है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। मतलब धीरे धीरे ये क्या होता है, एकदम पॉपुलैरिटी की हाइट पे पहुंच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, और जिसकी वजह से दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस डिज़ाइन को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स में इस डिज़ाइन को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, और फिर कंपटीशन बढ़ता है, डिफरेंट प्राइस आते हैं, मतलब जो एक कपड़ा पहले एक कंपनी बनाती थी अब वही कपड़ा दूसरी कंपनी भी बना रही है, सस्ते दाम पे बना रही है, तो इस तरह कंपटीशन भी चलता रहता था। तो ये क्या थी, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी थी, कि मतलब उस फैशन की जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हर इंडस्ट्री उस फैशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, उस कपड़े को बना रही है।
फिर है डिक्लीन इन पॉपुलैरिटी, फिर धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी क्या होती है फैशन की खत्म होने लगती है। इवेंचुअली सो मैनी कॉपीज आर मास प्रोड्यूस्ड दैट फैशन कॉन्शियस पीपल टायर ऑफ द स्टाइल एंड बिगिन टू लुक फॉर द समथिंग न्यू। अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है उस एक स्टाइल का, उस एक अपैरल का, कि जो पब्लिक होती है वो थक जाती है एक ही फैशन को देख देख के, एक ही स्टाइल को देख देख के, वो अब नया कुछ ढूंढने लगती है। तो इस तरह जो हमारा अपैरल था जो अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वो धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। ठीक है, फिर क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल और ऑब्सोलेसेंस। अब धीरे धीरे वो जो स्टाइल था जो इतना ज़्यादा पॉपुलर था, अब वो धीरे धीरे लोग उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके जगह पे अब कोई दूसरा स्टाइल आ जाता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये पूरा फैशन साइकिल है, ठीक है, जिसमें 5 स्टेज होते हैं। हर स्टाइल, हर फैशन इन 5 स्टेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, उसके बाद है फैशन मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग का क्या मतलब होता है, व्यापार, कि फैशन में कैसे फैशन व्यापार होता है, इसकी बात की जा रही है। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग रिफर्स टू द प्लानिंग रिक्वायर्ड टू हैव द राइट मर्चेंडाइज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट प्राइस एंड विद द राइट सेल्स प्रमोशन। कि कैसे सही समय पर, सही जगह पर, सही पैसे पर और सही तरीके से किसी भी फैशन को, किसी भी अपैरल को, किसी भी स्टाइल को बेचा जाए। ठीक है, if all these conditions are planned, one can achieve maximum profits। अगर आपको पता है कि सही समय क्या है, सही प्लेस क्या है, सही प्राइस क्या है, और कैसे सही तरीके से आप एक किसी पर्टिकुलर कपड़े को बेच सकते हो, तो ये क्या होगा, बहुत ही अच्छी सिचुएशन होगी और आप बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकते हो। ठीक है, अब है फैशन मर्चेंडाइजर। ये क्या होता है, आपको पता है, जो मर्चेंडाइजिंग करेगा वही तो मर्चेंडाइजर होगा, मतलब व्यापारी। ठीक है, तो फैशन व्यापारी क्या होता है, जो डिज़ाइन को बनाता है, बनाने में हेल्प करता है, सॉरी डिज़ाइनर देखो डिज़ाइन को बनाता है, लेकिन जो हमारा मर्चेंडाइजर होता है वो डिज़ाइन बनाने में हेल्प करता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है और उस डिज़ाइन को प्रमोट करता है, लोगों तक पहुंचाता है, दुकानों तक पहुंचाता है। ठीक है, to understand fashion merchandising well, it is important to examine the role that fashion merchandising play in manufacturing, buying, promoting and selling fashion item। तो अगर आपको फैशन मर्चेंडाइजिंग को समझना है तो आपको पहले फैशन मर्चेंडाइजिंग के रोल को समझना पड़ेगा। तो रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है फैशन मर्चेंडाइजिंग, क्यों ज़रूरी होता है फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग के थ्रू किसी भी फैशन को, किसी भी स्टाइल को बनाया जाता है, उसको खरीदा जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो ये 4 रोल होते हैं, इन चारों रोल को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग अ फैशन मर्चेंडाइजर मेक सिग्निफिकेंट इनपुट ऑफ द टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज टू मेक अ पीस ऑफ क्लॉथिंग। तो एक जो फैशन मर्चेंडाइजर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे क्या करता है, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके पहले ये देखता है कि वो जो क्लॉथ है वो बनेगा कैसे, ठीक है, वो फैब्रिक बनेगा कैसे। Having a strong historical and socio-cultural understanding of the fabric helps change a designer's vision into reality। तो अगर फैब्रिक अच्छा है, फैब्रिक के बारे में सब कुछ पता है, उसकी हिस्ट्री पता है, उसका सोशो कल्चर बैकग्राउंड पता है, तो इससे क्या होती है, डिज़ाइनर को बहुत ही हेल्प मिलती है कि वो अपने विजन को रियलिटी में बदल पाए, उसके दिमाग में जो भी डिज़ाइन चल रहा है वो उसको सच में बना पाए। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए ज़रूरी है कि फैब्रिक अच्छा हो। ठीक है, आप जैसा डिज़ाइन आपने सोचा है उसी के हिसाब से आपके पास फैब्रिक होना चाहिए, सुटेबल फैब्रिक होना चाहिए। अगर कपड़ा ख़राब है तो आप अच्छा डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो जैसा आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो उसी के हिसाब से आपके पास फैब्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये फैब्रिक डिज़ाइनर को अवेलेबल कौन कराता है, मर्चेंडाइजर अवेलेबल कराता है। ठीक है,
By applying the knowledge about fabric and clothing construction, a fashion merchandiser takes a designer's piece and find the best way to manufacture the item, at the same time taking things like price and target market into consideration. तो जो ये फैशन मर्चेंडाइजर होता है, ये क्या करता है, डिज़ाइनर को पहले फैब्रिक प्रोवाइड कराता है, फिर वो ये चीज़ भी ध्यान में रखता है कि ये जो कपड़ा बनेगा, ये जो अपैरल बनेगा, इसको किस लोगों तक पहुंचाना है, किन लोगों तक पहुंचाना है, और फिर इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें फैशन मर्चेंडाइजर अपने दिमाग में रखता है। फिर नेक्स्ट है बाइंग। बाइंग बिकम्स पार्ट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग व्हेन अ मर्चेंडाइजर बाइज फैशन आइटम टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्टोर। देखो, ये जो बाइंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक मर्चेंडाइजर क्या करता है, फैशन आइटम को खरीदता है और अपने स्टोर में उसको रखता है। ठीक है, a fashion merchandiser must be aware of the target market and the fashion item, and also be very well versed in fashion trend analysis and forecasting. तो जो फैशन मर्चेंडाइजर है उसको अपने टारगेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि जहाँ पे वो बेच रहा है उस कपड़े को, वहाँ पे लोग कैसे आते हैं, वो लोग उस कपड़े को अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं। उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि फैशन में कौन सी चीज़ है। ठीक है, और वो आगे की संभावनाओं को भी दिमाग में रखता है कि कल को कौन सी चीज़ फैशन में रहेगी, ये चीज़ भी वो दिमाग में रखता है। तो इस हिसाब से वो अपैरल को, कपड़ों को खरीदता है और अपने दुकान पे रखता है। ठीक है, दिस अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट ऑर्डरिंग। तो इससे क्या होता है, जब अगर उसके पास नॉलेज होगी, उसको पता होगा कि कौन सा फैशन ट्रेंड में है, तो वो क्या करेगा, वो सही तरीके से ऑर्डर दे पाएगा, सही तरीके से डिज़ाइनर को बता पाएगा कि उसको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ फैशन में है, कौन सी चीज़ तुमको डिज़ाइन करनी है। ठीक है, वो बता पाएगा डिज़ाइनर को। A fashion merchandiser working with a designer will once again offer expertise to the designer on textile and fabric। बताया ना मैंने कि जो ये फैशन मर्चेंडाइजर होगा, इसको मार्केट के बारे में पता होगा, इसको फैशन ट्रेंड के बारे में पता होगा, तभी तो ये डिज़ाइनर को बता पाएगा कि भैया ये चीज़ डिज़ाइन करो, ये चीज़ इस समय ट्रेंड में चल रही है, या अगले कुछ महीनों में ये चीज़ ट्रेंड में होगी, तो ऐसी चीज़ बनाओ, और ऐसी चीज़ मुझे अपने दुकान में चाहिए या अपने शोरूम में चाहिए। समझे? उसके बाद है प्रमोटिंग। In the event that a fashion merchandiser is working for the designer, promoting the designer's product to stores that may want to buy large quantities is a number one priority role। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो हमारा ये फैशन मर्चेंडाइजर है ये प्रमोट भी करता है। डिज़ाइनर ने कोई डिज़ाइन बना दिया, अब उसको लोगों तक पहुंचाना है, कौन पहुंचाएगा? मर्चेंडाइजर पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? वो फैशन शोज़ को ऑर्गेनाइज कराएगा, एग्जीबिशन भी लगा सकता है। एग्जीबिशन नहीं लगते कपड़ों के, कपड़ों का फैशन शो होता है। तो फैशन शो के थ्रू वो क्या कर सकता है, अब जो डिज़ाइनर का डिज़ाइन है उसको प्रमोट कर सकता है। ठीक है, not only is the fashion merchandiser required to have a creative mind and strong visual merchandising skills, production skills must be sharp as well। तो ये जो हमारा फैशन मर्चेंडाइजर है इसके पास एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल भी होनी चाहिए। इसके पास अच्छी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए जिसके थ्रू ये डिज़ाइन को प्रमोट कर पाए। ठीक है, fashion merchandising promotes a designer's item through the use of fashion shows where creations and visual effects are exaggerated to capture the attention of potential buyers। अब देखो, जो फैशन मर्चेंडाइजर है वो क्या कर सकता है, वो डिज़ाइनर के आइटम को प्रमोट करने के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज कर सकता है, जहाँ पे वो क्या कर सकता है, एक बहुत भारी संख्या में लोगों का ध्यान उस पर्टिकुलर डिज़ाइन पे आकर्षित करवा सकता है। ठीक है, एडिशनली फैशन मर्चेंडाइजर्स सीक out the target market for a designer's clothing such as children's clothing store, department stores or discount retailers।
तो इसके साथ साथ मतलब प्रमोशन के साथ साथ जो फैशन मर्चेडाइजर है उसको टारगेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो डिज़ाइनर ने कपड़ा बनाया है, डिज़ाइनर का ये जो कपड़ा है वो किसके लिए है। वो बच्चों के लिए है, वुमेन के लिए है, मेन के लिए है, किसके लिए है। तो उसके हिसाब से वो उस डिज़ाइन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, डिस्काउंट लाएगा, डिस्काउंट लगाने की कोशिश करेगा, स्टोर्स ढूंढेगा, ऐसे स्टोर्स ढूंढेगा। मान लो अगर कोई बच्चे के लिए कपड़ा डिज़ाइनर ने बनाया है तो ये जो मर्चेडाइज़र है ये ऐसे स्टोर्स पे जाएगा जो बच्चों का कपड़ा बेचता हो, वहाँ जाके वो इस कपड़े को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही गई है। द फाइनल कंपोनेंट ऑफ फैशन मर्चेडाइजिंग इज सेलिंग। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेलिंग। अ फैशन मर्चेडाइजर who works with a designer is responsible for selling fashion item to stores which then sell to consumer। तो एक फैशन मर्चेडाइजर जो कि डिज़ाइनर के साथ काम करता है, उस मर्चेडाइजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिज़ाइन को स्टोर्स तक पहुंचाए, फिर स्टोर्स से वो डिज़ाइन कहाँ तक पहुंचे, कंज्यूमर्स तक पहुंचे, कस्टमर्स तक पहुंचे। ठीक है, अगेन द मर्चेडाइजर मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट फोरकास्टिंग एंड मार्केट ट्रेंड टू गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ द आइटम। तो एक बार फिर ये बताया गया है कि जो मर्चेडाइजर है उसके पास एक आइडिया होना चाहिए कि अगले कुछ महीनों में कौन सा फैशन आएगा, कौन सा फैशन रहेगा, मार्केट में कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में रहेगी। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, creativity is important because a merchandiser must offer suggestion on how to display the item within the store। तो क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मर्चेडाइज़र के लिए, क्योंकि अगर मान लो मर्चेडाइज़र कोई चीज़ बेच रहा है किसी स्टोर में, तो वहाँ पे वो स्टोर के मालिक को ये बता सकता है कि आपको ये डिज़ाइन कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे आप ये डिज़ाइन डिस्प्ले करोगे, दिखाओगे लोगों को कि वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर अच्छे से आपने देखा होगा कि जो स्टैचूज़ होते हैं दुकानों में, उसमें अच्छे से कपड़ा लगाया रहता है, जिससे क्या होता है हम देख के उसको अट्रैक्ट होते हैं उस कपड़े की तरफ। तो जो ये मर्चेडाइज़र होता है, ये शॉप का जो मालिक होता है, जो स्टोर का मालिक होता है, उसको ये भी बताता है कि कैसे किस तरीके से आप इस डिज़ाइन को प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे दिखा सकते हो लोगों को कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, When a fashion merchandiser work for a retail store, responsibilities include buying and representing fashion items within the store। तो जब एक फैशन मर्चेडाइजर किसी रिटेल स्टोर में काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो कपड़े को, फैशन आइटम को बेचे और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करे, लोगों को अच्छे से दिखाए, ताकि लोग समझ पाए उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, अगर वो समझेंगे उस डिज़ाइन को, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो खरीदेंगे भी। ठीक है, उसके बाद है मर्चेडाइजिंग टेक प्लेस एट सेवरल लेवल्स इन फैशन इंडस्ट्री। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मर्चेडाइजिंग। तो मर्चेडाइजिंग के लेवल बताए गए हैं, 3 लेवल होते हैं। पहला होता है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेडाइजिंग, दूसरा होता है बाइंग एजेंसी मर्चेडाइजिंग, तीसरा होता है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेडाइजिंग। तो हम इन तीनों लेवल्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप हमने जो आज पढ़ा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।